नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और राष्ट्रहित में आज हम बात करेंगे रैन बसेरों की हकीकत की। आपको बता दें कि शीतलहर के साथ ठंड का पूरी तरीके से आगाज हो चुका है। कड़ाके की ठंड लोगों के लिए अगले कुछ दिनों में और परेशानी का सबब बनने वाली है, लेकिन ये परेशानी उन लोगों के लिए और बड़ी है जो लोग सड़कों पर रात बिताते हैं। इनके लिए रैन बसेरे बनाए जाते हैं जहां पर वो गुजर बसर कर सकते हैं, ठंड से बच सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सच्चाई जो है वो काफ़ी इससे इतर नज़र आती है। रैन बसेरे बनाए तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी गंदगी होती है या वहाँ की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि लोग वहाँ पर रह सकें। ऐसे ही रैन बसेरों की हकीकत जानने के लिए हमने हमारे संवाददाता को ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच पड़ताल करने के लिए कहा। बहराइच जनपद की अगर हम बात करें तो जिले में ठंड ने दस्तक दी। तराई जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में बढ़ती ठंड प्रकोप से प्रशासन की व्यवस्था धराशायी है। जब के न्यूज की टीम द्वारा रात में बढ़ती ठंड के प्रकोप से शहर के रोडवेज और जिला अस्पताल व रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए रैन बसेरा व अलाव की रेयरिटी चेक की गई तो हकीकत कुछ और बयां कर रही थी। अभी तक जिला प्रशासन द्वारा रोडवेज की बस यात्रियों के लिए न तो रैन बसेरों की व्यवस्था कराई गई और न ही अलाव की व्यवस्था। ऐसा ही हाल जिला अस्पताल में भी देखा गया, जहां रैन बसेरों की व्यवस्था 2 दिन पहले करा दी गई, किंतु अलाव की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर जिले के रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ यात्रियों के लिए ना तो रैन बसेरे की कोई व्यवस्था है और ना ही अलाव की, और ना ही गरीब असहाय व्यक्तियों को ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित किए गए हैं। ऐसे में ठंड में ठिठुरते गरीब असहाय लोगों की तराई क्षेत्र की ठंड एक पहाड़ जैसी लग रही है। अपने आप से ठंड को बचाने के लिए लोग पेपर व पन्नी का सहारा लेते हुए नजर आए। अमरोहा से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर गजरौला बस स्टैंड पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखने को मिला। जिला प्रशासन के कागजी दावे फेल नजर आए। बस स्टैंड के परिसर में किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। ठंड में लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, न ही राहगीरों बुजुर्गों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। अव्यवस्थाओं के बीच बुजुर्ग और महिला खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बरेली में कड़ाके की ठंड के बाद सरकार की तरफ से रैन बसेरों के लिए उचित व्यवस्था की जाती है, लेकिन बरेली में रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरे तो हैं, लेकिन उनमें व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। वही मौजूद रैन बसेरों में लोगों से बात की तो पता लगा कि हाल कितना बेहाल है। प्रतापगढ़ जिले में रैन बसेरों की व्यवस्था पर बात की गई। प्रतापगढ़ जिले में रैन बसेरे की व्यवस्था पर बात की जाए तो पूरी तरह से फेल नजर आए। के न्यूज की टीम ने जब रियलिटी चेक किया तो आम जनमानस की जो समस्या आई वो एकदम चौंकाने वाली थी। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जगह जगह अलाव का इंतजाम हो। बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, रैन बसेरों पर अलाव का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन प्रतापगढ़ जिले में ना तो बस अड्डे में रैन बसेरे का इंतजाम है और ना ही कहीं अलाव की व्यवस्था है। लोगों से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, क्या कुछ है दिखाते हैं आपको। सूबे की सरकार के द्वारा जिस तरह से यहाँ पे अलाव को लेकर या फिर रायबरेली के या फिर में अन्य जनपदों की बात की जाए तो अलाव को लेकर या ठंड को लेकर कहीं ना कहीं कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम रायबरेली की बात करें तो आज हम रायबरेली के रेलवे स्टेशन के नगर पालिका रैन बसेरे में पहुंचे हैं। कैमरामैन से जरूर कहूँगा एक बार जल्द दिखा दें। निःशुल्क रैन बसेरा यहाँ पे है। यहाँ पे जो दूर दराज से लोग आते हैं, बलिया हो या फिर मुजफ्फरनगर हो या मेरठ हो या फिर शाहजहांपुर हो, लगातार लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किस तरह से लोगों से क्या पैसा लिया जा रहा है या रुकने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि रायबरेली का जो नगर पालिका है कहीं ना कहीं आए दिन चर्चाओं में बना रहता। अब तक क्या कार्य कराए गए हैं रैन बसेरा के लिए? रैन बसेरा के लिए बस अड्डे पर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, एक सुपर मार्केट में है और इसी तरह रतापुर में है। कई जगह रैन बसेरे लगाए गए हैं। नगर पालिका के तहत कितने सरकारी रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है? किस रैंक पे हैं? हम लोग जलकल में हैं। जलकल बिल्कुल। ये हमारे साथ अशोक कुमार दीक्षित हैं, जलकल में हैं, और कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ और उनसे भी बात करें। भैया क्या परिचय है? ये मेरा नाम नवीन श्रीवास्तव, मैं नई ड्यूटी में आया हुआ हूँ। अंदर भी जाके देखेंगे अंदर का क्या रूप है। फिलहाल कैमरा में कहूँगा ये अंदर का प्रारूप है, देखिए। और यहाँ के जो लोग हैं फिलहाल यहाँ पे लोग जाग जाए, इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं? पारसी जिला से आए हैं। किस लिए हम आए हैं यहाँ पे शादी विवाह से रिलेटेड कुछ काम था। हाँ। तो यहाँ पे व्यवस्था सब बहुत बढ़िया है। और ये हमने आपका आवाज़ सुना कि बाहर आप चोर से क्या किसी अलाव से कुछ तात्पर्य है? अलाव से रहे थे जी। आप लोग अन्य जनपद में जाएं ताकि ये कहें कि रायबरेली की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। भैया क्या नाम? सामने देखिए, सामने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिकेत बिन, हम लोग भदोही जिले से आए हैं। यहाँ पे खो खो नेशनल ट्रायल के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था, चलो ठीक।
कोई पैसा या कुछ लिया जा रहा है यहाँ पे? नहीं, कोई शुल्क नहीं। इस समय हम मौजूद हैं हादी हाल में। यहाँ पर हर साल रैन बसेरा बनाया जाता है और हम यहाँ रियलिटी चेक करेंगे कि यहाँ रैन बसेरा बना है या नहीं बना है, यहाँ व्यवस्थाएं क्या हैं, यहाँ पर अगर रैन बसेरा बना है तो यहाँ पर रैन बसेरे के लिए क्या व्यवस्था दी गई है और यहाँ पर अगर रैन बसेरा है तो यहाँ कितने लोग हैं। हम चेक कर देखते हैं कि यहाँ पर कितने लोग रैन बसेरे में रहते हैं। और ये रैन बसेरा ठंड जब आती है तो यहाँ जिला प्रशासन का काम होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनके रुकने के लिए, उनके रहने के लिए एक रैन बसेरे का इंतज़ाम किया जाए। हम कैमरामैन से दिखाएं कि यहाँ पर रैन बसेरे का किस तरह से इंतजाम किया गया है। यहाँ तकिया भी लगे हुए हैं, गद्दे भी लगे हुए हैं और कंबल भी हैं। यहाँ कुल मिला के 5-10 लोगों की व्यवस्था है, 10 लोगों की रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे जो वॉचमैन है, जो यहाँ पे काम करते हैं, चौकीदार हैं, हम उनसे बात करेंगे यहाँ कब ये व्यवस्था कब से लागू की गई है। क्या नाम है आपका अंकल? रामकिशोर रावत। रामकिशोर जी, ये रैन बसेरा है यहाँ पर, ना तो बाहर का कोई बोर्ड लगा है कि ये रैन बसेरा है, और ये रैन बसेरा कब से चालू है? ये आज ही से चालू है, कल तक लग जाएगा बोर्ड कल तक लग जाएगा। अभी आज से चालू है तो यहाँ कुछ लोग रात गुजारने के लिए आए कि नहीं अभी तक? अभी नहीं है, एक आदमी आए हुए, 4-5 जने और आएंगे, इन्हीं के साथ ही के। क्या नाम है चाचा आपका? जी, मेरा महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, ये बताइए रैन बसेरे में आप कब से यहाँ के देखा वाली कर रहे हैं? 10-12 साल है सर। अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, किस तरीके से यात्री आते हैं और ये कौन सा रैन बसेरा है? ये आइफा चौराहे का रैन बसेरा है सर, नगर निगम निकट। और यहाँ सुविधाएं वैसे तो हैं सभी, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हो गई को बेड कम हो गए हैं। बेड की मेन ज़रूरत है, मैंने मांग की है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल। कहाँ के रहने वाले, कब से इस रैन बसेरे में? रहने वाले हम बड़े मियाँ के। अच्छा, कब से रुके हुए हैं यहाँ पे? हम कल आए थे। अच्छा, यहाँ की मेन समस्याएं क्या है या फिर फ़ायदे यहाँ के क्या हैं जो आपको सुविधाजनक लग रहे हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है जो यात्री हैं उनको नुकसान ना हो किसी भी तरीके से। यहाँ की समस्या सबसे पहले मेन चीज़ तो गर्म पानी की सुविधा नहीं। दूसरी बात, अब ठंड का मौसम, चाय की व्यवस्था नहीं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सर क्या नाम था? मेरा राजेंद्र नाम सर। राजेंद्र जी, कब से आप यहाँ पर आए हैं और कहाँ के रहने वाले सर हैं? मैं कल ही आया हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं कुपरी का रहने वाला हूँ, जिला बनाई है। मैं सर यहाँ मतलब पेंटर काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? ये रैन बसेरे में आप रुके हुए हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? बिस्तर थोड़े गंदे हैं, मान लो मतलब चाय की सुविधा नहीं है, पानी गर्म की सुविधा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लाख दावे कर ले, लेकिन जो जिले के अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पर एक कमियां महसूस दिखाते हैं और साफ तौर पर से नज़रअंदाज करते हैं। साफ तौर पर से देखिए, सर्दी की बात होती है तो बजट पास होते हैं, बड़े बड़े बजट पास होते हैं। जो रैन बसेरे हैं, यात्री जो आते हैं उनके लिए रैन बसेरों को एक्टिव कर दिया जाता है और जो वहाँ की सर्दियों में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं उनको बड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है। लगातार लाख दावे किए गए कि रैन बसेरों को बड़ा डेवलप किया गया है, स्मार्ट सिटी जो है उसमें बड़ा रैन बसेरों को डेवलप किया गया है, हर तरीके की सुविधाएँ रैन बसेरों में मिलने लगी। लेकिन अभी हम के न्यूज़ की टीम, अब इतना रात का समय है, करीब समय की बात करें तो 8:10 हो रहा है और हम यहाँ का जो नगर निगम का मेन सिविल लाइंस का एक जो सरकारी जिसको बोलेंगे कि शेल्टर होम बना हुआ है, फायर के लिए जो कंट्रोल करने वाला एक अग्निशमन यंत्र होता है, वो साफ तौर पर से देखिए ये रखा है। इसकी हालत खुद इस दुर्दशा में हैगा कि ये खुद किसी को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आग अगर यहाँ पर लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल बिना अनएक्टिव है, इसमें बिल्कुल किसी भी तरीके का ये काम नहीं कर रहा है। देखिए बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है और इसमें यहाँ के जिस तरीके से जो केयर टेकर हैं उन्होंने ही बताया कि करीब 2 से 3 साल पुराना है और इसकी भी शिकायत की गई है। तो तमाम यहाँ के जो केयर टेकर हैं उन्होंने शिकायतें की हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का जिला प्रशासन ने कदम नहीं उठाया है। सर्दी चरम पर पहुंच रही है, लेकिन अव्यवस्थाओं का यहाँ पर अंबार है। साफ तौर पर से गर्म पानी की बात की गई तो वो भी नहीं है। लोगों को जो सामने यहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है जो कि सरकारी शौचालय विभाग का बना हुआ है, इधर पैसे देकर के लोग शौचालय जाते हैं, लेकिन ये भी 10 बजे के बाद रात में बंद हो जाता है। अचानक किसी की तबीयत बिगड़ती है या अचानक से किसी को जाना पड़ जाए तो वो भी सब अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है। इस वक्त हम जनपद अमरोहा के गजरोला बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं हम के न्यूज़ पहुँचा है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक दंपत्ति बैठे हैं, बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग हैं। वो एक चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, जहाँ जिला प्रशासन एक तरफ दावे कर रहा है कि पूरे ज़िले में पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं,
जो रैन बसेरे की व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से कर चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए गजरोला बस स्टैंड की, तो यहाँ पे अगर देखने को ये मिलता है कि यहाँ एक दंपत्ति है और वो अपनी ही लकड़ियों से एक टेम्परेरी चूल्हा बनाकर वो खाना बना रहा है। ऐसी स्थिति में साफ देखा जा सकता है। आज दिसंबर की 17 तारीख है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से जो है पूरी तरह से कहीं भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। आइए हम जान लेते हैं कि जो यहाँ पे वृद्ध महिला हैं और जो बुजुर्ग हैं उनसे वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था की है या नहीं। अच्छा ताऊ जी, आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं आप? रहते हैं। अच्छा, ये गजरोला बस स्टैंड है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कोई अलाउ वगैरह की व्यवस्था है कोई जिला प्रशासन की तरफ से? नहीं है सर। नहीं है? नहीं। अच्छा, आपने खाना कैसे बनाया? मांग तांग के क्रिया। अच्छा, आप सोएंगे कहाँ? यहीं सोएंगे, यहीं बैठेंगे। अच्छा, आपके पास में बिस्तर है? बिस्तर भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। बस नहीं है आपके पास में बिस्तर? थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, तो बिस्तर भी है? यही सब जो दूसरा नहीं है। सरकार की तरफ से कोई वो नहीं मिल रही आपको, व्यवस्था नहीं है? कोई यहाँ पे कोई लकड़ी वगैरह आती है जैसे ठंडी हो? नहीं बाबू जी, मोल करते हैं। अच्छा, मोल आप देख रहे थे कि मैं गजरोला बस स्टैंड पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ रैन बसेरे की बात की जा रही है, जहाँ पे व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, अगर बात करें तो वहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल खोखली हैं। आप देख सकते हैं इतनी ठंड में जो ये दो वृद्ध और वृद्ध महिला हैं, ये दोनों ही लोग एक छोटी छोटी लकड़ियां लेकर अपना खाना बनाया है। लेकिन अगर उनकी सोने की बात की जाए तो ना ही उनके पास में बिस्तर है और ना ही उनके पास में कोई व्यवस्था है। इस तरह से जाहिर ये होता है कि अभी तक जो जिला प्रशासन है वो कोई भी रैन बसेरा की पूर्णतः व्यवस्था नहीं करा पाया है। के न्यूज से शीरक चौधरी। रैन बसेरे कैसे लोगों के लिए होते हैं ये समझना जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि जो लोग असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, सर पे छत नहीं होती, ऐसे लोग रैन बसेरों का पर आश्रित रहते हैं। लेकिन रैन बसेरा ही अगर लोगों को नसीब ना हो, अगर व्यवस्था ही ना की जाए उनके लिए, वो ठंड में रहने को मजबूर हों, इस कड़कड़ाती ठंड में उन्हें बिस्तर ना मिले सोने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी शर्मनाक हो जाता है। क्योंकि एक भारी भरकम बजट जो है वो दिया जाता है ताकि रैन बसेरों में किसी को कोई समस्या ना हो। लेकिन ये जो दावे हैं ये सिर्फ कागज़ों पर ही पूरे किए जाते हैं। ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि रैन बसेरों की क्या हकीकत है, क्यों नगर निगम अपना काम नहीं कर रहा है, क्यों अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है, क्यों इस कड़कड़ाती ठंड में इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आशीष सोनकर संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शानू कुमार संवाददाता बरेली से, महफूज हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं, नरेंद्र पाठी जी रायबरेली से, अनिरुद्ध मिश्रा बहराइच से और ताहिरा हसन जी हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं जुड़ी। नावेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत में करना चाहूँगी आशीष जी आपसे, लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ में रैन बसेरों के क्या हाल है? रैन बसेरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों के लिए, कि उनको रहने के लिए छत मिल जाए और बिस्तर मिल जाए सोने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन भी थोड़ा आसान हो जाए। अनम्यूट करें खुद को आशीष। जैसा मैं स्वाति जी आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय हजरतगंज के लक्ष्मण मेला ग्राउंड पे खड़ा हूं, जहां पर रैन बसेरा की व्यवस्था करी गई है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कैसी व्यवस्था करी गई है। ये महिलाओं के लिए व्यवस्था करी गई है। ये देखिए आप, एकदम नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर ये बेड लगा हुआ है यहाँ पर, और इसी के जस्ट सामने आप देख सकते हैं ये वॉशरूम की व्यवस्था है, यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था है यहाँ पर इसके अंदर। और ये पूरा महिलाओं के लिए करा गया, एक अलग से बनाया गया, और उनका लॉकर बनाया गया है कि जैसे उनका कोई भी कीमती सामान है या कुछ है तो वो अपनी तरीके से हिफाजत से रख सकते हैं यहाँ पर। और यह लखनऊ डीएम का कुछ ही कहना है कि जैसे थोड़ा और ठंड बढ़ेगी तो वो खाने की भी व्यवस्था करेंगे। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये करा गया है, ये पुरुषों के लिए बनाया गया है, ये पुरुषों के लिए बनाया गया है। इसमें भी वॉशरूम की व्यवस्था है, सामान रखने की व्यवस्था है, और ये मतलब उनके लिए बनाया गया है जो दूर से बाहर से कोई भी गरीब और जिनके पास रहने का खाने का कुछ नहीं है,
ये उनके लिए बनाया गया है, ये उनको मिलता है, यहाँ पर आके वो लोग सोते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं टीवी लगी हुई है, यहाँ पर टीवी की व्यवस्था भी कराई गई है यहाँ पर हजरतगंज क्षेत्र में। जी स्वाति जी। आशीष, अगर हम यहाँ लखनऊ की बात करें तो जैसे कि आपने तस्वीरें दिखाई तो इनको देखकर काफी सुकून मिला कि चलो कहीं तो अच्छी व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। और जैसे कि आपने बताया कि टीवी भी है, टीवी तो रैन बसेरों में बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलती है। शौचालय भी साफ सुथरे मिल जाएं तो बहुत भाग्य की बात है। तो यहाँ पर तो व्यवस्था की गई है, लेकिन क्या और जो अलग अलग जगह है, ये तो एक जगह का हाल है, अगर पूरे लखनऊ की हम बात करें तो वहां पर क्या ऐसी ही व्यवस्था है, सिमिलैरिटी देखने को मिल रही? मतलब ऐसी व्यवस्था मतलब है व्यवस्था, लेकिन ये मतलब एकदम ही फर्स्ट क्लास व्यवस्था यहाँ की बनाई गई है। और व्यवस्था जो वो टेंट लगाए गए हैं, जो बाहर मतलब जो रोड पे सोते हैं वो रात में, जैसे कि ये अभी आशीष मुझे लगता है अभी कुछ 5:30 के करीब वक्त हो रहा है, होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी लोग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं, उनका क्या क्वांटिटी है यहाँ पर आने का, कितने लोग लगभग यहाँ पर रह सकते हैं? हेड कर्मचारी है, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। ये बताइए यहाँ पर कितने बजे लोग आते हैं, यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, कैसे व्यवस्था होती है, लोग कब आते हैं, क्या चीज यहाँ का सब चीज है? यहाँ पर सब लोग गरीब मजदूर लोग आते हैं। हाँ। और 7 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है, 12 बजे तक एंट्री होती है, रात में 12 बजे तक होती है। किसी तरीके का कोई पैसा लेते हैं क्या? पैसे लिए जाते हैं? किसी तरीके का आप कोई पैसा लेते हैं? जी, मैं पैसा किसी तरह नहीं लेता हूँ, ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। हाँ। और सबको नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था है, गीजर लगा है, और रहने के लिए कंबल, बेडशीट, तकिया, सारी व्यवस्था। और खाने की भी कोई व्यवस्था? जी, खाने की व्यवस्था डीएम सर ने आदेश किया है, खाने की व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू की जाए। ठीक है, जैसा देख स्वाति जी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस समय मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ यहाँ पर आशीष जी कि मैं यशी हूँ। और जी और दूसरी चीज ये, हाँ ओके, और दूसरी चीज मैं ये भी जानना चाहूंगी कि रैन बसेरे बनाए गए हैं, ये जागरूकता फैलाना भी देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रैन बसेरे होने का कोई मतलब नहीं बनता अगर लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए भी किस तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है कि भाई अगर ठंड लग रही है या कोई दिक्कत है तो वो रैन बसेरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये निःशुल्क है, ये तमाम जानकारियां होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं, इसके लिए क्या किया जा रहा है नगर निगम द्वारा? इसके लिए नगर निगम द्वारा और लखनऊ डीएम द्वारा और लखनऊ पुलिस द्वारा, जहां पर भी रात में रोड पे कोई भी सोते हुए लोग मजदूर गरीब दिखते हैं तो उनको उनकी व्यवस्था करवाई जाती है। उनको मीडिया के द्वारा ये शो करा जाता है। अगर पुलिस या डीएम या नगर निगम की नजर में कुछ नहीं आता है तो मीडिया इसको कवर करके शो करती है, और उसके बाद या उससे पहले जो भी होता है उन लोग की व्यवस्था करी जाती है, उन लोगों को रैन बसेरे में भेजा जाता है, उनकी रहने की व्यवस्था करी जाती है। बहुत बेहतर व्यवस्था यहाँ पर आपने आशीष दिखाई, और कहीं ना कहीं बहुत खुशी हुई है जानकर कि काम किया भी जा रहा है, ऐसा ही नहीं है कि मक्कारी की जा रही है। आगे और भी आपसे हम यहाँ से इस पर जानकारी लेंगे। अनिरुद्ध मिश्रा हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, बहराइच की बात करें तो यहाँ पर रैन बसेरों के क्या हाल है? यहाँ पर वो सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं लोगों को, या लोग इस रैन बसेरों का लाभ ले पा रहे हैं या नहीं? जी, मैं आपको बता दूं कि बहराइच जो जिला है, जो नेपाल से सटा हुआ है, सीमावर्ती जिला है ये, और यहाँ पे ठंड का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसको लेकर यहाँ शीतोष्ण और सर्द हवाओं का चलन होता है, जिससे काफी अधिकतर तराई क्षेत्र को लेकर ठंड पड़ती है। मगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी तक रोडवेज बस पर वहाँ रोडवेज बस के पास अभी कोई रैन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और जैसा कि देखा जाए कि दिसंबर में रैन बसेरे की व्यवस्था और आग के अलाव की व्यवस्था कर दी जाती थी बस के यात्रियों के लिए, लेकिन अब कल की रियलिटी चेक में और आज की रियलिटी चेक में अभी तक कोई देखने को नहीं मिला है कि अलाव की व्यवस्था की गई हो और या रैन बसेरे की व्यवस्था की गई हो। अगर हम जिले के जिला अस्पताल की बात करते हैं तो वहां भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। जिला अस्पताल में 2 दिन पूर्व जब ठंड का प्रकोप बढ़ा है तो अलाव की व्यवस्था तो नहीं हुई है, लेकिन रैन बसेरे की व्यवस्था कर दी गई है, वो भी बदहाल व्यवस्था है। बस उसमें न कंबल है, बाकी बिस्तर और रजाई की व्यवस्था की गई है, जिससे ठंड नहीं जाती है, और अलाव की व्यवस्था तो एकदम से नहीं है। अगर हम इसके जिले पे रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां की व्यवस्था भी उससे भी बदहाल है।
क्योंकि वहां पे जो आए यात्री हैं और फुटपाथ पे रहने वाले व्यक्तियों के लिए न कंबल का वितरण किया गया है और न ही उनके लिए कोई उचित व्यवस्था रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, न अलाव की व्यवस्था की गई है, न उनको ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। लोग इस ठिठुरते ठंड से बचने के लिए पन्नी और अनिरुद्ध, आपने यहाँ मुझे लगता है कि आप रैन बसेरे में इस वक्त मौजूद है क्या? जी, इस समय तो रैन बसेरे में मौजूद नहीं है क्योंकि हम रोडवेज पे यहाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आपने क्या इससे संबंधित जो जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की है? उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? भाई अब वो कौन सी ठंड का इंतजार कर रहे हैं जब आदमी मरना शुरू हो जाएगा? अब जिम्मेदारों से इसके बारे में फोन लगा के बात की गई, लेकिन उनके किसी कारण फोन बात नहीं उठा और जिससे पुष्टि नहीं हो पाई। और जैसे कि आज रविवार है, संडे है, तो इस तरीके से विभाग बंद होते हैं, तो इससे और भी पुष्टि न होने का कारण हुआ। लेकिन इसके लिए दोबारा रियलिटी चेक से और उनसे ये जानकारी ली जाएगी कि किस ठंड का वो इंतजार कर रहे हैं, जो अभी तक ये रैन बसेरों और अलाव की अभी व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, नंबर देना, फोटो अनिरुद्ध वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ महफूज हसन भी संवाददाता प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। महफूज, प्रतापगढ़ में रैन बसेरों का क्या हाल है? तो देखिए, हम आपको पीछे दिखा रहे हैं रोडवेज बस अड्डे पे हम खड़े हुए हैं और रोडवेज बस अड्डे पर ये मोबाइल रैन बसेरा खड़ा हुआ है। हम इसकी हकीकत जानते हैं। ये देखिए, रस्सी से बांधा हुआ है। हम इसको कैमरामैन से कहेंगे इसको दिखाएं, ये इसके अंदर की हकीकत क्या है। देखिए, ये रैन बसेरा है, इसके अंदर हम चल के देखते हैं कि इसमें आखिर में क्या किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। देखिए, इसमें रैन बसेरा पे सिर्फ मोबाइल खड़ा है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, ना तो यहाँ पर कोई गद्दा लगा है, ना तो किसी तरह की कोई रजाई लगी है। और शौचालय की बात की जाए तो शौचालय भी खोलते हैं तो यहाँ पर शौचालय पूरी तरह से गंदा बना हुआ है और इसके अंदर जो पानी का पाइप है, पाइप तक नहीं लगी हुई है, टोटियां पूरी तरह से टूटी हुई हैं। और बात की जाए जब इसके मामले को लेकर जब हमने उच्च अधिकारियों से बात की, नगर पालिका के जो ईओ हैं उनसे हमने बात की, तो उनका कहना था कि मैं छुट्टी पे आ गया हूं। मैंने उनसे बाइट का बल लेना चाहा, उनका पक्ष जानना चाहा कि आखिर प्रतापगढ़ में ठंड तो पड़ने लगी है, लेकिन अभी तक क्यों प्रतापगढ़ में रैन बसेरा का सही इंतजाम नहीं किया गया है। तो उनका कहना है कि हमने रैन बसेरा का इंतजाम किया है। प्रतापगढ़ जिले से दूर 3 किलोमीटर दूर 100 बेड का हमने रैन बसेरा बनाया है, लेकिन जहां पे उन्होंने बताया वो प्रतापगढ़ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है और एकदम सुनसान सन्नाटे में है। और आपको बता दें, यहाँ हादीहाल के पास हमेशा रैन बसेरा बनाया जाता है। जब कल के न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया तो आनन फानन में हादीहाल में 10 बेड का रैन बसेरा बनाया गया। और अगर यहाँ की ये रोडवेज बस अड्डा है, यहाँ से लोग आते हैं, यात्री आते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं और यहाँ पर रात में 10 बजे के बाद भीड़ लगती है। करीब 40 से 50 यात्री यहाँ बैठे रहते हैं। न तो यहाँ किसी अलाव की व्यवस्था है और रैन बसेरा का हाल आप देख ही रहे हैं। जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करिए कि भाई रैन बसेरे नहीं है, उनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, कहाँ रहते हैं वो लोग, जो लोग जिनको ठिकाने की जरूरत है या जो ठंड में कहीं रात बिताना चाहते हैं, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, क्या जगह है उनके पास? पुजारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? महेंद्र मोहन त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये रैन बसेरा ये कब बना है और इसमें व्यवस्था कुछ नहीं, कैसे आप लोग रहते हैं? तो अभी हम इसको अभी हाल ही में देख रहे हैं, अभी 1 दिन से। ये जो पिछली साल आया था यहाँ पे, हमने देखा, उसके पहले जानकारी नहीं, पिछली साल नहीं, ये रैन बसेरा इसे खड़ा रहता है, इसे बिस्तर लाइट वगैरह सब रहता है, लेकिन अभी तो टूटा हुआ है। अभी तो कल ही आया है। अच्छा, ये कल ही आया है, वही तो बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग रात में रहते हैं वो लोग कहाँ रहते हैं फिर? अभी तो फुटपाथ पे या वहाँ जो बनी है वहीं पे लेटते हैं। ठंड से बचाव के लिए न तो यहाँ अलाव जल रहा है, तो लोग कैसे, आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर? कोई आग की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारा प्रोपेगेंडा है और कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी हमें तो कुछ नहीं नजर आया न पिछले साल। भाई साहब, ये बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? तो ये रैन बसेरा इस हाल में है, आप लोग कैसे रहते हैं? नहीं, कोई रहता नहीं, अभी तो कल आया है, धीरे धीरे व्यवस्था हो। जैसे ठंड बढ़ रही है, यहाँ ना अलाव की व्यवस्था दिखाई दे रही है, ना तो रैन बसेरा ही है, तो आप लोग कैसे? यहाँ सब लोग जीवन में काट रहे हैं, की व्यवस्था करनी चाहिए लोगों को। तो इसके लिए कभी किसी से शिकायत वगैरह की आप लोगों ने? अभी तो कुछ नहीं हुई। तो ये थे यहाँ के लोग जिनका कहना है कि बस यूं ही गाड़ी आके खड़ी हो गई है, इसमें किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये लोग अगर रात ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो रोडवेज बस स्टॉप के अंदर जो टीन शेड लगे हैं उनके अंदर जाके लोग अपनी रात गुजारते हैं। जी,
ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास महफूज, और लगातार हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता मौजूद हैं। हम आज राष्ट्र में जान रहे हैं रैन बसेरों की हकीकत। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। का सारथी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और राष्ट्र में आज हम बात कर रहे हैं रैन बसेरों की हकीकत की। कहीं कहीं पर व्यवस्थाएं तो दुरुस्त नजर आ रही है, लेकिन कहीं कहीं पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, जिसके चलते लोगों को कड़कड़ाती ठंड में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा लगातार इसी पर कर रहे संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हम रैन बसेरों की जो हकीकत है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और नावेद शिकोह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नावेद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखते हुए, क्योंकि कहीं कहीं पर तो व्यवस्थाएं हैं पर कहीं कहीं पर अव्यवस्थाएं हैं। और व्यवस्थाओं की बात करें तो राजधानी लखनऊ के एक रैन बसेरे में जरूर हमें व्यवस्था देखने को मिली, जहां पर टीवी तक लगा हुआ है। अपने आप में मेरे लिए तो काफी शॉकिंग था, क्योंकि अव्यवस्थाओं को देखते देखते अव्यवस्थाओं को जब मैं कभी देखती हूँ तो थोड़ा शौक हो जाती हूँ कि अच्छा यहाँ पर ऐसे कैसे है। लेकिन ठीक है, आशीष जी ने जो तस्वीर दिखाई वो काफी दिल खुश कर देने वाली थी, लेकिन बाकी जगहों पर हाल जो है वो काफी बेहाल नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यशी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और साधुवाद, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद कोई टीवी का ऐसा प्रोग्राम देख रहा हूं जिसमें जनता के लिए, गरीब जनता के लिए एक शो हो रहा है। और के न्यूज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो मैं लगातार देख रहा हूं, आपके संवाददाताओं की टीम देख रहा हूं, उनके काम की शिद्दत देख रहा हूं, ये जनता के लिए काम, जो मीडिया का पहला फर्ज होता है, ये गरीब जनता के लिए, जरूरतमंदों के लिए आपकी टीम जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है। मुझे लगता है कि अगर कोई अव्यवस्था है तो उसके जरूर उसको संज्ञान में लिया जाएगा, और गरीबों की जान बचाने का ये प्रोग्राम है। मुझे लगता है जिस तरीके से टेलीविजन की कल्चर पे तमाम तरह से उंगलियां उठ रही हैं, सवाल किए जा रहे हैं, वहां पर ऐसे भी टीवी चैनल्स हैं, ऐसे भी प्रोग्राम है जो गरीबों के लिए और जनता के लिए और ठंड से बचने के लिए, बचाने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए कोई शो किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आपकी टीम जगह जगह पर रैन बसेराओं का जायजा ले रही है, उसकी नब्ज को टटोल रही है, और उसको शासन प्रशासन जरूर उसको संज्ञान में लेगा, और जो त्रुटियां सामने आई है उसमें जरूर सुधार होगा, क्योंकि मीडिया एक आईना होता है, वो तस्वीर दिखाता है, खासतौर से जनता के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उस गरीब जनता का जिसकी आवाज कम लोग उठाते हैं। मैंने ये आपकी पड़ताल देखी, मैं लगातार देख रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। खासतौर से जो लखनऊ में एक रैन बसेरा का मॉडल आपके रिपोर्टर ने दिखाया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जिस तरह से वहां गीजर लगा हुआ है, जिस तरह से साफ सुथरे गद्दे, और जिस तरीके से टेलीविजन लगा हुआ है, ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा रैन बसेरा है जिसमें टीवी भी लगा है और गीजर भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर एक मॉडल बनेगा, एक मॉडल पेश होगा, और तमाम जगह पर मैंने अभी देखा, आपके एक रिपोर्टर की रिपोर्ट देखी जिसमें मोबाइल यानी चलती फिरती गाड़ी में भी है, उसमें त्रुटियां भी हैं, कमियां भी हैं, कई जगह लापरवाही भी है, जरूर लापरवाही है। और इसके मुझे लगता है कि ये टेलीविजन पर और ये जो रिपोर्ट आपके सामने आई है उसमें जरूर सुधार होगा। जिलाधिकारी जिस जिले की रिपोर्ट इस तरह के सामने आ रही है, जहां पर खिला हवाई हो रही है, जहां कुछ कमियां आ रही हैं, मुझे लगता है कि उसको संज्ञान में जरूर लिया जाएगा। और ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसा कि होता है कि रैन बसेरा एस्टैब्लिश आमतौर से जब ठंड बढ़ रही होती है तब होता है, दिसंबर लास्ट और जनवरी में इनका बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब जाड़ा तेज होता है तो हमेशा हर वर्ष, खासतौर से पुराने जमाने में जब रैन बसेरा की, हालांकि ये बहुत पुरानी परंपरा और कल्चर है, जनहित के लिए एक अच्छी योजना होती है सरकारों की, लेकिन जाड़ों में जाने बहुत लोगों की जाती हैं। उन लोगों की जाने जाती हैं जो आम सामान्य मौसम में सड़कों पे, फुटपाथों पे सोते हैं, वो जी लेते हैं क्योंकि सामान्य टेम्परेचर होता है, वो धार्मिक स्थलों के बाहर सोते हैं, वो पुलों पे सोते हैं, रिक्शे वाले, तमाम इस तरह के छोटे दुकानदार, और खासतौर से मुसाफिर, जो मुसाफिर, उनको कोई ट्रेन बदलनी होती है या उनको बस बदलनी होती है, कई घंटे तक उनको बीच में स्टे करना है, लेकिन वो अच्छा बड़ा होटल नहीं ले सकते, उनके पास बजट नहीं है, उनके लिए ये सख्त मौसम से, खासतौर से सख्त सर्दी से बचने का एक पुराना कंसेप्ट है, और ये शासन प्रशासन मुस्तैदी से इस पर काम करता है, और जितना काम होता है उतनी जानों को, जिंदगियों को, यहाँ पर मैंने इसलिए आपके शो की तारीफ की, यहाँ पर जीवन बचाने का ये अनुष्ठान है, एक पुनीत काम है। और जो आपने कहा कि इस तरह की जो चीजें सामने आएंगी तो
जागरूकता भी होगी, लोगों को पता भी चलेगा कि किस तरीके से हम किसी गरीब और बेसहारा को बता सकते हैं कि ये तुम्हारे लिए इंतजाम है, यहाँ का तुम उपयोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो कमियां है, हो सकता है कि कोई जिलाधिकारी कोई लापरवाह हो या उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो इस तरह की कोई उनके काम में एरर हो, कोई लापरवाही हो, कोई भ्रष्टाचार हो, तो वो एक आईना बन के सामने आएगा और डीएम साहब जरूर उसको। नाविद जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब हमने इस कार्यक्रम में रैन बसेरों का मुद्दा उठाने का सोचा तो मुझे कई लोगों ने कहा कि अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी ठंड शुरू नहीं हुई है, क्या ज़रूरत है इस टॉपिक पर बात करने की। लेकिन मैं इस टॉपिक पर बात सिर्फ इसलिए करना चाहती थी, और शायद आपने इस बात को कहा भी, कि अभी से जब हम इस पर बात करेंगे तो ये जब आएगा नॉलेज में लोगों के, तो पहली बात उन्हें रैन बसेरे के बारे में पता चलेगा, और दूसरी चीज़ ये जो अव्यवस्थाएं हैं उन्हें सुधार दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब वाकई ठंड बहुत ज़्यादा होने लगेगी, बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी, तो उनको ये अव्यवस्थाएं नहीं झेलनी पड़ेंगी, सुधार तब तक उनमें हो चुका होगा। जी बिल्कुल, देखिए शीतलहर एक संभावित, जैसा कि होता है दिसंबर लास्ट में शीतलहर आ जाती है, और उस समय तक अभी अगर आप जागरूक हो या प्रशासन जागरूक है, मीडिया जागरूक है, और जो ये रैन बसेरे का काम करने वाले कर्मचारी अगर जागरूक है, तो एक सप्ताह में ये एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्योंकि जब शीतलहर आ जाती है तो कम टाइम में सारी चीजें एस्टैब्लिश नहीं हो पाती है, तो बिल्कुल सही समय है। और मुझे लगता है 2-4 दिन के बाद में सर्दी इतनी बढ़ जाएगी और एक मुसीबत हो जाती है गरीब जनता के लिए। और मुझे लगता है, मुझे याद है कि पत्रकारिता के शुरुआती दौर में मैंने 20-22 साल पहले हम लोगों ने एक अखबार के लिए एक स्टोरी की थी, वो जरूर उसको आप लोग करिएगा। रात को 10 बजे के बाद, जाड़े की एक रात, जब 10 बजे के बाद कोई टीम निकलती है मीडिया की, तो बहुत रियलिटी, वहां पर बिल्कुल वास्तविकता दिखाई देती है कि कहां पर अगर गरीब कोई पड़ा हुआ है फुटपाथ पर या किसी मस्जिद के सामने, तो उसको बताया जा सकता है, या वो अव्यवस्था बिल्कुल वास्तविक। अभी तो आपकी जैसे टीम जिला प्रशासन के कुछ लोगों से अगर बात हो रही, तो वो कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे इसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सप्ताह भर के बाद जब आपकी टीम जाएगी, तो मुझे लगता है कि उस रात में जाएगी, उस रात का एहसास कराएगी उनको, जो अपने घरों में रजाई में लेटे हुए, वो एहसास कराएगी, तो प्रशासन भी जागेगा। और प्रशासन की सराहना भी, अगर काम अच्छा है तो सराहना बिल्कुल अप्रिशिएशन जरूर बनता है। जी बिल्कुल। जी, वापस आऊंगी मैं नावेद जी आपके पास। मैं और लोगों को भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगी, और लोगों से भी जानते हैं कि रैन बसेरों के क्या हाल है। और हमारे साथ प्रेम चेन्नई से जुड़े हुए हैं, प्रेम चेन्नई से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं खाली यही बोलना चाहता हूँ कि आप पिछले कई दिनों से जनहित राजनीति में हैं, जो दिखा रही है, जैसे सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, या डेंगू का कहर है, या अस्पतालों में मरीज मरे पड़े हैं, वो दिखाया आपने, जबकि उसकी औकात खत्म होती जा रही थी। और ये जो अभी आपने उठाया, ये 15 दिन पहले उठा लिया। उसी के कारण है कि लखनऊ में जो अभी आपने दिखाया सीधी समेत, ये कायम रहे। मैं चाहता हूँ कि आपके मार्फत जो आज आपने ये दिखाया, ये कायम रहे, क्योंकि अभी जो संवाददाता आपके कई जगह पहुंचे हैं, वहाँ गाड़ियां खड़ी है, खाली पता लग गया कि आज किसने आप ये दिखाने वाले हैं। तो आज नगर निगम अगर चेक गया है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप हमेशा बोलती हैं कि अधिकारी काम नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि मंत्री काम नहीं करते हैं, अधिकारी ये दिखाना चाहते हैं कि अब मंत्री काम करेंगे। प्रेम जी, आपकी ये शिकायत में कभी हो सकता है कि मैं दूर करूं, और मैं जरूर कहूंगी। मुझे लगता है कि आपकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि मैं अधिकारियों को दोषी ठहराती हूं और मुख्यमंत्री को कुछ नहीं कहती, लेकिन हो सकता है कि कभी आपकी ये शिकायत दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र त्रिपाठी रायबरेली से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, यहाँ पर रैन बसेरों के क्या हाल है, क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल, मैं ऐसे बता दूं, कोई नई बात नहीं है। हर साल ठंडी आती है और जिस तरह से यहाँ व्यवस्था की जाती है प्रशासन के द्वारा, कि जो दूर दराज से आ रहे हैं, जो यहाँ पे पट्टी दुकानदार हैं या फिर रिक्शा वाले हैं, लगातार अपने ठंड का मौसम देखते हुए अपनी जिंदगी बचाते हैं। अगर हम बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली कोई आम बात नहीं है। नगर पालिका जो है आए दिन चर्चाओं का विषय बना रहता है। जब कई न्यूज इंडिया ने रियलिटी चेक किया, रियलिटी चेक के दौरान रायबरेली का जो यहाँ का प्रशासन है, जहाँ पे रैन बसेरा का निःशुल्क इंतजाम किया गया है, जो कि रेलवे स्टेशन पे, वहां पे व्यवस्थाएं तो दिखती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 ऐसे रैन बसेरे रायबरेली के हैं जो विगत कई सालों से कबाड़ियों और दुकानदारों और चाय के दुकानदारों को वहां पे अतिक्रमण है। इस और प्रशासन का अभी तक ध्यान नहीं गया है। लगातार यहाँ पे जिस तरह से कबाड़ बिजनेस किया जा रहा है, लोग यहाँ पे अपना कब्जा कर रखे, जहाँ पे गरीब पट्टी दुकानदार जो दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं ताकि वो अपना
जिंदगी अपनी बचा सके, ताकि जो ठंड के कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर पड़ रही है, अपनी जिंदगी को बचा सके, उसके दौरान वो अपने परिवार के साथ मिल सके। प्रशासन की तरफ तैयारी तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे नजरअंदाज किया जाता है। मैं ऐसे आपको बता दूं कि दो ऐसे यहाँ के रेन बसेरे हैं, एक गल्ला मंडी के पास बनवा है, विगत कई साल बीत गए, वहां पे एक कबाड़ी का वहां पे कई सालों से वहां पे कब्जा है। प्रशासन नरेंद्र, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद रैन बसेरे में मौजूद है, अगर मौजूद हैं तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, अगर दिखा सकते हैं तो प्लीज दिखाएं। मैं ऐसे ही बता दूं, इस समय मैं मेन चौराहे पे मौजूद हूं, जहां पे लोग सवारियां यहाँ पे उतरती हैं, यहाँ से सवारियां सीधे रेन बसेरे को या फिर बस स्टॉप की ओर जाती हैं। लेकिन हमारे पीछे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे एक बार जरूर बात कर लेंगे व्यवस्थाओं को लेके, क्या व्यवस्था की गई है। भाई साहब, ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे रुकने की व्यवस्था की गई है, क्या व्यवस्था है? थोड़ा आगे आज सामने दिखे सामने। कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अच्छा, सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? जो यहाँ रहते हैं हम तो आस पास रहते हैं, यानी आप मानते हैं कि अभी जो यहाँ सरकार के द्वारा प्रबंध किया गया, अभी उस पर आप निशर्त और उस पर संतुष्ट मानते हैं कि यहाँ पे सरकार कोई व्यवस्था नहीं की गई है? प्रशासन तो लगातार व्यवस्था कर रहा है, रेन जहाँ पे जो लोगों से आ रहे नाम लगाया। अच्छा, तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ जिस तरह से यहाँ के लोग हैं, कहीं ना कहीं रायबरेली की प्रशासन से असंतुष्ट देख रहे हैं। कुछ लोग और भी बात करना चाहते हैं, ऐसी मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है? मोनू जी, आप देख रहे हैं रायबरेली का रेन बसेरा है और लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं और कहा जाता है कि पैसे की मांग की जाती है। आपसे कुछ सुनना चाहते हैं कि रेन बसेरा रायबरेली का प्रशासन कितना संतुष्ट है? नहीं, यहाँ तो सरकार की तरफ से है, व्यवस्था है, सरकार जो व्यवस्था करे अच्छी कर रही है और पैसा वैसा नहीं मांगा जाता है, जो जिसका है वो लेता है। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की व्यवस्था सारी अच्छी है, खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, कोटा में मिल रहे हैं, कोटा से मिल रहा है, और जो भी व्यवस्था है सारी व्यवस्था। यानी आप लोग कार्यों से प्रसन्न हैं? जी बिल्कुल। यसी हमारे साथ यहाँ पे कुछ मौजूद थे जो लोग यात्री हैं, और ये मैं मेन चौराहे पे, जो रतापुर का मेन चौराहा कहा जाता है, इस समय मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और यसी मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं चैनल के माध्यम से, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी एक अच्छी बात कही है कि सरकार के द्वारा से जो योजनाएं भेजी जाती हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, जो अपना जीवन यापन सड़क किनारे करते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात है नगर पालिका, रायबरेली का नगर पालिका आज से नहीं 5 साल बीतने वाले हैं, आए दिन चर्चाओं में बना रहता है, घपलेबाजी को लेकर या पैसे के लेन देन को लेकर आए दिन वीडियो वायरल होते हैं। मैं यही कहूंगा के न्यूज इंडिया से कि खबर प्रकाशित होने के बाद रायबरेली का प्रशासन कितना हरकत में आता है, फिलहाल खबर प्रकाशित होने के बाद चलेगी। लेकिन जो रायबरेली के 2 बसेरे बने हैं, इन पे रायबरेली के जिला प्रशासन की नजर आखिर तक क्यों नहीं गई है? 5 साल बीत गए, 10 साल बीतने वाले हैं और कई तरह के डीएम बदले, लेकिन अब तक यहाँ पे दबंगों के द्वारा जो रेन बसेरों पे कब्जा कर रखा गया है, उन्हें कब मुक्त कराया जाएगा? यसी बिल्कुल, हम लगातार इस खबर पर भी बने रहेंगे और दर्शकों को जो सच्चाई है वो भी दिखाते रहेंगे। नरेंद्र, आपके सहयोग से ज़रूर हम जो यहाँ पर प्रशासन सोया हुआ है उनको जगाने का काम करेंगे। शानू हमारे साथ बरेली से लगातार बने हुए हैं। शानू, बरेली में रैन बसेरों का क्या हाल है? आपने वहाँ पर जायजा भी लिया था, लोगों से भी बातचीत की थी, व्यवस्थाएं तो नहीं देखने को मिली, आपने बातचीत की संबंधित अधिकारियों से, उनका क्या कुछ कहना रहा इस पूरे मसले पर? देखिए, निश्चित तौर पे यशी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो लखनऊ की जिंदगी ने दिखाई वो वाकई में सुकून देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जितने भी जिले से हम लोग जुड़े हुए हैं, सबकी तस्वीरें एक अलग ही दिखा रही हैं। बरेली की बात किया तो बरेली की तस्वीर हम पहले ही दिखा चुके हैं। रैन बसेरा सिर्फ एक देखने को मिला है, वो भी मेन सिविल लाइंस का रैन बसेरा है, और वहां पर काफी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। बातचीत करना चाहिए तो सब आता तैयार कर दिया, लेकिन जो बिस्तर है वो एक जानवर जिस पर सोते हैं उस कंडीशन का था, और जो साफ तौर पर है वो बिल्कुल शून्य है। खाना बनाना या फिर चाय या फिर गर्म पानी, वो देखिए कोई भी चीज सबसे पहले बनाई जाती है तो सबसे पहले उसमें व्यवस्था एक टॉयलेट की जाती है और वॉशरूम की जाती है कि कोई भी परेशानी ये हो तो वो यूज कर लिया जाए। लेकिन बरेली के बात की जाए तो बिल्कुल जीरो थी। सामने नगर निगम का एक जो शौचालय बना हुआ था, पर लोग आते हैं। प्लीज बाकी सभी को, शानू के अलावा बाकी सभी को म्यूट कर दिया जाए प्लीज। शानू कंटिन्यू करिए। देखिए बिल्कुल यशी, जो शौचालय बना हुआ था वहां पर लोग जितने भी गरीब रैन बसेरे में, देखिए कोई बड़ा अमीर आदमी तो रैन बसेरे में रुकने आएगा नहीं। सबसे पहले
और जो गरीब लोग वहां पर रुकने जाते हैं वो सिर्फ सामने जो शौचालय बना हुआ है और नहाने की व्यवस्था है वहां पर वो पैसा दे करके अब उन चीजों की यूज करते हैं, और लेकिन उनकी भी एक समय अवधि है, रात के 10 बजे के बाद चानो ये काफी आपने जो मैंने वीडियो देखा और मुझे काफी शॉकिंग ये भी लगा कि आपको वॉशरूम लॉक करना पड़ रहा है। आप रात 10 बजे या 7 बजे के बाद आप वॉशरूम लॉक कर देते हैं, उसके बाद व्यक्ति क्या करेगा? एक तरफ स्वच्छता अभियान चल रहा है, वहां पे आप पलीता लगाने की इसका मतलब कोशिश कर रहे हैं उसे। वही सवाल देखिए के न्यूज बार बार उठा रहा है कि ये जो 24 घंटे चलने वाली सुविधाएं हैं उनको बंद कर दिया जाता है, और जो ठेकेदार होते हैं वो सिर्फ अपनी मनमानी चलाते हैं। सरकारी बजट जो आता है वो प्रॉपरली आ जाता है, लेकिन अधिकारी उनको जमीनी स्तर पर उतारें या ना उतारें या फिर सिर्फ कागजों तक सीमित रखें, वो एक उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। लेकिन जब अधिकारियों से इन सब चीज की बात करना चाहिए तो अधिकारियों ने कहा है कि सर्दी पड़ी है, शुरुआत हुई है, सब चीजों की व्यवस्था की जाएगी। पिछले वर्ष की बात शानो अनम्यूट करें। उस टाइम पर भी कंडीशन यही थी, ना तो वहां पर बिस्तर की व्यवस्था थी ना ही गर्म पानी की व्यवस्था थी। केयर टेकर जो वहां पर महेंद्र कुमार है जिन्होंने अपना खुद बयान दिया, बहुत लंबे समय से सिर्फ मात्र 5,000 रुपए की रकम का काम कर रहे हैं और वो वहां पर झाड़ू से लेकर रात के 24 घंटे तक ड्यूटी बजाते हैं। तो ये बड़े सवाल है, गरीबों को सताया जा रहा है, और लेकिन जो बजट आता है वो सिर्फ अपनी जेब में भर रहे हैं। अधिकारियों की बात करें या फिर जो इन सब चीजों को पास कराते हैं उनकी बात करें। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसे कोई भी भवन बनाया जाता है, किसी भी प्रकार का भवन ले लीजिए, रैन बसेरे ले लीजिए, सरकारी व्यवस्थाओं का ले लीजिए या फिर प्राइवेट कंपनियों का ले लीजिए, अग्निशमन यंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। और जो कि रैन बसेरे में मौजूद तो था, लेकिन वो करीब 2.5 से 3 साल पुराना हो चुका था, उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी थी वो मिट चुकी थी, MFG डेट मिट चुकी हुई थी, बड़ी पैनी नजर से उसको देखा गया तो वो करीब 2.5 से 3 साल पुराना था। लेकिन फिर हमने उसको इस्तेमाल करके देखने का प्रयास किया, वो मैंने तस्वीरें पहले दिखा चुकी हैं के न्यूज पर, वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, पूरी तरीके से डैमेज था। तो ये एक बड़ा सवाल है, वहां पर रजाई गद्दे रखे हुए किसी भी। ठीक है शानू, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ एक दर्शक है गुलाब सिंह बाराबंकी से, वो जुड़ चुके हैं। गुलाब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय रख सकते हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार। हम 4 साल से चोट खाए हुए मैडम जी, हमारे दिल की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है और पैसा हमारे पास कोई अब बचा नहीं है इलाज करने के लिए। तो सरकार ने बड़ी व्यवस्था की, लेकिन आयुष्मान कार्ड हमारा नहीं बन पा रहा है। हम सीएमओ से भी बात की है और यहाँ CTC फतेहपुर गए हैं, तुम्हारा जिसमें नाम नहीं है 2011 में सर्टिफिकेट मिल पाए। ठीक है गुलाब सिंह जी, आपकी मदद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और राशिद में आज हम बात कर रहे हैं रैन बसेरों की हकीकत की, और लगातार हमारे जो संवाददाता है वो अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं कहीं पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, कहीं कहीं पर अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि अव्यवस्थाएं जो हैं वो ज्यादा देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है कि अभी भी वक्त है, अभी उतनी ठंड शुरू नहीं हुई है, उससे पहले व्यवस्थाओं को पूरा कर ले ताकि आगे लोगों को दिक्कतें ना हो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और राशिद में आज हम बात कर रहे हैं रैन बसेरों की हकीकत की। हमारे संवाददाता अलग अलग जिले से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने जो हकीकत है उसे बयां करने की कोशिश की और तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे साथ नावेद शिको जी लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद जी देखिए, हमने आपको अलग अलग जिलों की भी तस्वीरें दिखाई और एक कोशिश की है बताने की कि क्या हाल जो है वो देखने को फिलहाल सूबे में मिल रहा है। व्यवस्थाएं भले ही यहाँ पर कहा जा रहा हो कि हमने की है, कागजों पर तो पूरी तैयारी रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो काफी इतर नजर आती है इन सब चीजों से। जैसे कि अभी बरेली से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि चीजें हैं लेकिन वो खराब पड़ी हैं, 3-3, 4-4 साल से वो है और उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो चीजें खराब पड़ी हुई हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान देने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? जी बिल्कुल, प्रशासन की है, सरकार की है। बहुत सारी कमियां आपकी रिपोर्ट में सामने आई है। अभी इस बात का एक बहाना भी दिया जा रहा है कि शुरुआत हुई है, अभी जाने की शुरुआत हुई है, जाना अभी इतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, आने वाले 2-4 दिनों में हम पूरी तरह से दुरुस्त कर लेंगे। अभी ये पहला स्टेप है, धीरे धीरे, जैसा कि अभी जो बाइक नजर आई है, जो कर्मचारियों ने कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट इसलिए आपकी बहुत महत्वपूर्ण है कि शीत लहर से पहले उत्तर प्रदेश सरकार एक शीत लहर से बचने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए, रैन बसेरे के लिए, अलाव के लिए, इसके लिए तैयारी बैठक करती। और मुझे लगता है कि वो तैयारी बैठक को एक बहुत बड़ा आईना मिल गया है। सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी से लेकर आला अधिकारी शायद आपकी रिपोर्ट को संज्ञान में ले और ये दरियाफ्त करें कि अभी हमारी इनिशियल तैयारी जो है उसमें क्या कमियां रह गई है, क्या जरूरतें हैं, क्या लोगों की राय है। और अभी हमारे जिस तरह के जो कैंप लग रहे हैं, तो ये एक तैयारी बैठक की एक तस्वीर आपने तैयार कर ली है। मुझे आशा करता है प्रदेश की जनता भी ये आशा करती है कि इस तरह की रिपोर्ट वाकई जनहित में होती है और इस तरीके से सरकारें भी जागती हैं, प्रशासन भी जागती है। एक सेतु, सरकार और जनता के बीच एक जो सेतु का कैरेक्टर होता है, जो एक जिम्मेदारी होती है, वो इस मीडिया की इस तरह की रिपोर्ट जो है वो सामने जब आती है तो आला अधिकारी भी जागते ही नहीं है बल्कि उसका फायदा भी उठाते हैं। अगर एक आला डीएम जो है वो पूरे शहर में घूम के उसका जायजा लेता है तो शायद उसका आधा दिन लग जाए, लेकिन आपका आधे घंटे का या 1 घंटे का प्रोग्राम देखकर वो पूरे शहर की तस्वीर या प्रदेश का मुखिया अगर जानना चाहेगा कि हमारे इतने जिलों में कहां पर कितनी तैयारी है और कितने में हम कमजोर है, तो वो एक तस्वीर सामने आ जाएगी और मुझे लगता है कि सुधार की तरफ बढ़ेंगे। एक पॉलिटिकल पॉइंट भी लेना पड़ेगा। देखिए, ये बात जरूर है कि कोई भी सरकार होती है उसके दावे होते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, असहाय लोगों की सरकार है और जरूरतमंदों की सरकार है, पिछड़ों की है सरकार है, इस तरह के दावे करते हैं। और इस वक्त की जो सरकार है, चाहे नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार हो या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, सिर्फ उनके दावे ही नहीं, कुछ चीजें हकीकत भी है जो उन्होंने गरीबों के साथ में, जरूरतमंदों के साथ में काम उनका लगातार जारी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी योजनाएं, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल गरीब, जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग होते हैं, खासतौर से जिसकी आप रिपोर्ट बना रही हो, जिसकी आप एक समीक्षा पेश कर रही हो, जिसकी आप तस्वीर दिखा रही हो, इस तरह के कैंप की बात जब आप कर रहे हो, तो ये भी एक गरीबी की रेखा के आसपास के नीचे के लोगों की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार भी और केंद्र सरकार की, ये डबल इंजन की जो सरकार है, उसकी अभी तक जो योजना है, मैं जरूर आलोचनात्मक चीजों पर भी जरूर बात करता हूं, लेकिन इस वक्त एक सकारात्मक ये बात है कि चाहे शौचालय की योजना हो, ये गरीबों के लिए है, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे इस तरह के छोटे छोटे, मतलब वो तबका जो शौचालय की आपने नवीद जी भी बात की, शौचालय की अभी देखिए ये जो तस्वीर देखने को मिली कि एक टाइमिंग निर्धारित है। अब बताइए, आप शौचालय का टाइम कैसे निर्धारित कर सकते हो? ऊपर से आपको पैसे देके वो शौचालय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप सीधा कान ना पकड़कर आप उल्टी तरीके से कान पकड़ रहे, किसी भी तरीके से आपको पैसा कमाना है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल, ये कमियों पे गौर मुझे लग रहा है करना चाहिए और गौर किया जाएगा कि जहां पर पूरे देश में शौचालय और स्वच्छ इंडिया के लिए योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और उसका आउटपुट नजर आ रहा है, फायदा भी हो रहा है और अच्छी बात है, उसकी सराहना भी हो रही है। वहां पर अगर रैन बसेरे में अगर कोई इस तरह का कोई एरर पाया जाता है तो सवाल उठेंगे खासतौर से अधिकारियों के सामने कि जो जिलाधिकारी है, जिसकी पोस्टिंग दी गई है, एक बड़ी जिम्मेदारी जिसको दी गई है, उसको कम से कम गरीबों के लिए जो बुनियादी जरूरतें का जो काम है उसमें वो पूरे तरीके से मुस्तैदी से काम करे और मीडिया अपना फर्ज निभाता है। जो कमियां होंगी वो दिखाई जाएंगी और अगर हो सकता है कि किसी नीचे के कर्मचारी से कोई लापरवाही हो गई हो तो मुझे लगता है कि पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है, पूरी तस्वीर सामने आ रही है और बहुत वक्त भी, करीब 1 सप्ताह का समय है और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, कमियां सामने आ रही है, इसको सुधारने का भी एक बहुत बड़ा मौका है। और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी या किसी को भी, मीडिया कर्मी को भी, आम जनता को भी, कि जो अच्छा होगा उसकी, अगर अभी आपकी रिपोर्ट में जो अच्छा दिखाया गया, आपके रिपोर्टर्स ने भी, आपने भी, और जो पैनल पे आपके मेहमान बैठे हुए, मैंने भी ये बात कही कि भाई लखनऊ में एक ऐसा रैन बसेरे का एक मॉडल दिखाई दिया जिसको पूरे देश में सराहा जा सकता है, क्योंकि रैन बसेरे का कंसेप्ट जो है वो पूरे देश दुनिया में है। गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए, जो गरीब फुटपाथ पे रहते हैं वो सामान्य मौसम में तो जिंदगी गुजार लेते हैं, जब सख्त मौसम आता है तो उनके लिए, उनके ऊपर कम से कम एक छाया की जरूरत होती है, उनको कहीं ना कहीं रजाई की जरूरत होती है। तो ये एक बहुत अहम चीज है। दूसरी चीज मैं एक बात ये करना चाहता हूँ, जिस तरह से टेक्निकली आपके पत्रकारों ने और आपने एक रिपोर्ट दी रैन बसेरे की और उससे जुड़े हुए तमाम पहलू बताए, तो मेरी जानकारी में जो एक संसाधन मुहैया प्रशासन को शासन देता है, जो बजट देता है, उसके हिसाब से हमेशा काम किया जाता है, सराहनीय काम होता है, कमियां भी होती है, सुधारा भी जाता है। लेकिन शायद कोई, मुझे लगता है कि आगे आपकी किसी रिपोर्ट में आपका कोई जो नगर निगम से, नगर पालिका से जुड़े हुए संवाददाता है वो जरूर बताएंगे, शायद कुछ योजना में ये भी है कि जो पर्याप्त संसाधन शासन प्रशासन द्वारा रैन बसेरों को दिया जाता है, इसके अलावा
प्राइवेट सेक्टर को भी दावत दी जाती है कि अगर आप चाहो तो नगर पालिका और नगर निगम के सहयोग से वो भी इस पुनीत काम में सामने आ सकती है। ये जानकारी जो है मैं समझता हूँ कि हाँ, तो कभी कभी क्या जरूरतमंद ज्यादा है, कैंप कम लगे हैं, तो अगर कोई चाहता है कि और हम चाहते हैं कि भाई जनहित में चाहते हैं हमारी नावेद जी, मुझे ऐसा लगता है कई ऐसे लोग हैं जो आगे आते हैं, खुद से आते हैं वो, और वो करते हैं ऐसा काम, क्योंकि उनको लगता है कि देखिए जैसे आप बात कर रहे हैं आज, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं चिंता है उन लोगों की जो ठंड की वजह से जिनकी जान चली जाती है, तो कहीं ना कहीं काफी दुख होता है ये सुनकर कि हम आज भी इस जमाने में जी रहे हैं कि लोगों को ठंड की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ रही है, जो कि काफी कष्टकारी होता है। तो ऐसे में कई लोग निकलकर सामने आते हैं और वो इस तरीके के काम करते भी हैं, काफी हेल्पफुल हो जाता है ये लोगों के लिए, और ऐसे कई मैं सामाजिक लोगों को जानती हूँ कि जो ऐसा काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। और जब कोई किसी मौसम में कोई गरीब की जान चली जाती है तो सवाल सिर्फ सरकार पे और प्रशासन पे नहीं उठता है, बल्कि सब समाज के सामने भी सवाल उठता है। सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी, लेकिन जो सब एस्टैब्लिश लोग हैं उनकी भी मानवता गिनाता हर समाज, हर धर्म कहता है कि अगर आप अपना जीवन यापन कर रहे हो तो कम से कम अपने साथी, उन कमजोर तबके के लिए जो कर सकते हो वो करो। खासतौर से जब ये सख्त मौसम होता है और ऐसा टेम्परेचर होता है, तो कम से कम रैन बसेरा एक ऐसी चीज है कि कम से कम रात की उस ठंड की सख्तियों से बचाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज भी सामने जाएगी कि जिनको नहीं पता है और वो अच्छा काम करना चाहते तो वो सरकार और प्रशासन के सहयोग से बिल्कुल। नावेद जी, वक्त की चूंकि कमी है हमारे पास, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है वो काफी सार्थक साबित होगा और तमाम लोगों को इससे काफी मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम का इतना अप्रिशिएट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और राशिद में आज हम बात कर रहे थे रैन बसेरों की क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्थाएं है, उन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, और ज्वाना की रैन बसेरों का क्या हाल है। और इस कार्यक्रम का जो मेन मोटिव था वो सिर्फ इतना ही था कि जो लोग हैं वो रैन बसेरों को लेकर जागरूक हो पाए, या जो अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी है रैन बसेरों को व्यवस्थित करना, वो अपना काम जिम्मेदारी के साथ करें। साथ ही साथ जो लोग सामाजिक लोग हैं वो भी अगर हेल्प करते हैं लोगों की, तो वो भी अपनी हेल्प करते रहे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े थे जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत बयां की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राशिद में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों